मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था और वो मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। वे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वे मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वे रात को जल्दी अपना कमरा बंद कर देता था और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छिप गई। ये देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वे तो मेरे पति की अचानक मृत्यु ने हमारी जिंदगियों को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो चिड़ियाओं की तरह चहचहाती थीं, वे बिल्कुल खामोश रहने लगी थीं। अपने बाबा की जुदाई ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके बाबा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थीं। लेकिन हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घड़ी की सुइयों की टिक-टिका पर हम सब अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग मिटा दिए हों। और फिर मेरे पति के दोस्त का बेटा मोहित शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे सूने से घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी थीं। मोहित ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वे मुझसे बहुत ज़्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्द ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वे सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे। और अपनी बेटियों को खिलखिलाता देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठती थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे और मेरी 2 छोटी बेटियां थीं। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और मेरे पति एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इसी सब में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अपने पति के इस तरह चले जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए ज़िंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी और अपनी बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूँगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेते हुए आती। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब मोहित हमारी ज़िंदगी में आया तो जैसे ज़िंदगी में रंग से भर गए थे। मेरे लिए भी बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वे मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। मोहित बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख ना उठाना बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे पति के दोस्त ने उसकी अच्छी तबीयत की है। मोहित दरअसल मेरे पति के दोस्त का बेटा था। वो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। मोहित ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से मोहित उन्हें पढ़ा रहा था वे दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो गए थे। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा को खो देने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी उन दोनों की कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन मोहित ने आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो सारे शाम उन दोनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और मैं भी उनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मेरे और बच्चों के साथ ही मोहित भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता। मोहित के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वे हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 4 साल तक उसे हमारे साथ ही रहना था और मुझे यकीन था कि हम करीब आ जाएंगे। मोहित के आने से घर के छोटे मोटे काम भी निपटने लगे थे। मोहित घर का सारा सौदा भी खुद बाजार से लेकर आता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता।
मुझे मोहित ने अपने पति की झलक नज़र आती थी। कहीं न कहीं वे बिल्कुल उन्हीं के जैसा था। जब तक मेरे पति ज़िंदा थे उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह से साथ दिया था। वे घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें भी मोहित की तरह छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी मोहित की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही उनको जानते थे क्योंकि मैं ज़्यादातर उसी की बात किया करते थे। इसीलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दी। जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 8 सालों में ऊपर वाले ने हमें 2 प्यारी-प्यारी बेटियां भी दी थी। मेरे पति ने शादी से पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसीलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड अनुष्का कभी-कभी हमसे मिलने आ जाते थे और मोहित अनुष्का का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त मोहित की उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन अब वो 20-21 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मेरे पति 1-2 बार गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए थे, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे पति का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फ़ौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव में भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे पति हमेशा रिश्ते की इतनी उम्र लिखवा कर आए थे और इसीलिए वो आने वाले कुछ घंटों में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज भी मुझे जब वे दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी और मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। मोहित की माँ अनुष्का भी अपने दोस्त की अचानक मौत पर टूटकर रह गई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद अनुष्का ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। वे जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके फूट-फूट कर रोने लगती, इसीलिए मैं खुद ही अनुष्का से फ़ोन पर बात कर लिया करती। यूँ तो अनुष्का उम्र मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे पति उसे अनुष्का ही कहा करते थे, इसीलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे पति की दोस्त अनुष्का का हमारे साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मुझे वे बहुत पसंद थी। वे अनुष्का ने मुझे मोहित की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात कही तो मैं खुद ही अनुष्का से कहा कि वे मोहित को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर भेज दे। मेरे घर मोहित के अंकल का ही तो घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे अनुष्का की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वे मोहित को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। अनुष्का ने मुझे बताया था कि मोहित एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने कभी
तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं मेरी बेटियां लॉन में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करते थे, लेकिन वे कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की मोहित से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलते रहते थे। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती और मोहित भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार मोहित को मना किया, लेकिन अगले दिन वे फिर से चॉकलेट लेकर आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसीलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर कामकाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और मोहित उसी में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र मोहित के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही जल्द ही अपने कमरे में चला जाता और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था। तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है? आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों के नशे की लत लगाई जा रही थी, इसीलिए मुझे अचानक ही मोहित की फिक्र सताने लगी। वे 20 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे साधे माहौल से पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। मोहित जब तक शहर में था वे मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि अनुष्का ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वे किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं अनुष्का को क्या मुंह दिखाती? मोहित को हमारे घर आए हुए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट मोहित से पूछ सकती। वे तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लेता और उससे भला कैसे पूछती कि वे रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर मोहित अपने कमरे में क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए और जैसे ही मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो मुझे फिर से मोहित का ख्याल आया और मैं एक रात जब मेरी बेटियां टीवी में बिजी थीं और मोहित किचन में अपने लिए चाय बना रहा था तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छिप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक भी टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे मोहित के कमरे में छिपे हुए थोड़ी देर ही गुजरे थे जब मोहित चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वे आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बगैर बात के ही इतने सीधे साधे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर मोहित को नशे या किसी भी चीज़ की लत लगती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता न चले? वे मुझसे शर्माता ज़रूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि मोहित जैसे इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे में वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उस पर नज़र रख रही हूँ तो ना जाने वे मेरे बारे में क्या सोचता। मुझे छिपे हुए कुछ देर ही गुजरे थे कि मोहित ने उठकर अपनी चाय का खाली कप साइड टेबल पर रख दिया और फिर वे अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नज़र आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस पहर भी वे पढ़ाई करने में बिजी है और मैंने ऐसा ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाई। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जिस लड़के को सीधा साधा और मासूम समझ रही थी वे ये सब भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी
वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मोहित बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर ही हाथ लगा रहा था, जैसे वे मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकालकर एकदम मोहित के सामने आ गई। वे तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छिपी हुई हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा, आंटी आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उससे कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छिपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर मोहित ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गिरबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो अपने घर में जगह दी थी और उसे अपनी बेटियों की तरह ही रखा था। वे मेरे लिए औलाद की तरह था। मेरे पति इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियां बिखेर दी थीं। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी, मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने बहुत ही गुस्से से उसे दोबारा ये सवाल किया तो वे सर झुकाए कहने लगा, मैं आपके वॉशरूम में एक कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज़ आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको पसंद करता था। और जब मैं गाँव से यहाँ आया तो आपने जज्बात पर काबू नहीं कर सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूं और रोज़ाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर सकूं। और ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी से घर कुछ देर पहले से लौट आया। आप उस वक्त घर पर नहीं आई थी और स्कूल में थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके वॉशरूम में कैमरा छिपा दिया। वे सर झुकाए बड़ी पिटाई से अपने गुनाह को स्वीकार कर रहा था और मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दुखी से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गए मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वे हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किस गलतफहमी में जी रही हैं? आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रहीं। और अगर अंकल जिंदा भी होते तो अभी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे। और जब मैं शहर आया आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेते रहे। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वे मेरे दोस्त बने और उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और ज़िंदा कर दिया और मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपको आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता। आप मेरे लिए एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। मोहित की बात सुनकर तो मेरे उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं नहीं देख पा रही थी। देखा जाए तो वे ठीक कह रहा था कि वे और मैं एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी वे इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने मोहित के लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट की और ये देखकर मेरे पाँव ही कांपने लगे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियो थी। मैंने उससे कहा कि वे अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर घर से निकल जाए क्योंकि अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। मोहित कहने लगा कि वे मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने एक कड़ी निगाहें उस पर डाली और उससे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इससे बेहतर है कि वे खामोशी से हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने उससे कहा कि मैं अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी भी वे मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वे उम्र के जिस हिस्से में हैं उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकत कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि वे इस कदर आगे निकल जाएगा। मोहित ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरे घर को छोड़ दिया था और मैं अपनी बेटियों को अपने आगोश में ले लिया था। मोहित खुद तो चला गया था लेकिन मुझे अपने और
पराये मर्द के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसीलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मुझे यकीन था जैसे जैसे मोहित ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं कहा। मोहित ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर भरोसा करने वाली नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।